बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज की इस वीडियो में जस्टिस काजी फाइसा केस के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे कि जस्टिस काजी फाइसा केस के तफसीली फैसले से वो कौन सी 3 तवक्कुआत हैं जो वाबस्ता की गई थी, और ये तफसीली फैसला जारी होने के बाद किसे इस फैसले पर खुशियां, भंगड़े और मिठाइयां तकसीम करनी चाहिए। मारूफ कानूनदान नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से वो क्या कहते हैं। मरियम नवाज साहबा से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब वो मेहरबानी करें, और इसके साथ साथ इस मौजू पर भी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फाइसा केस में तफसीली फैसला जारी होने के बाद क्या लंदन जायदादों की खरीदारी का जो चैप्टर है, क्या ये बाब अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और वीडियो के आखिर में हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। होशरुबा किस्म के इंकशाफात आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा केस के तफसीली फैसले से वो कौन सी तीन तवक्कुआत हैं जो वाबस्ता की गई थी। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले मैं शुरू में ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर किसी ने ये तवक्कुआत लगा रखी थी कि 19 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा केस का मुख्तसर फैसला सुनाया, जब तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया जाएगा तो इस फैसले में जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कुछ लिखा जाएगा। इस तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फाइसा को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हटाने की कोई ऑब्जर्वेशन या हुक्म सामने आएगा। ये अगर किसी ने तवक्कुआत लगा रखी थी तो इन तवक्कुआत का कोई जवाब नहीं बनता था, ना जवाब बनता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला जारी किया, जो मुख्तसर हुक्म दिया, उसमें 3 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी। एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया, दरअसल यह रेफरेंस नाकाबिले समाअत था। दूसरी जो डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दिया, उसे खारिज कर दिया। तीसरी जो डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि रेफरेंस तो हम कलअदम करार दे रहे हैं, लेकिन लंदन जायदादों की जो खरीदारी का मामला है कि ये जायदादें किस तरह से खरीदी गई, इसके लिए फंड्स कहां से आए, इसकी मनी ट्रेल किधर है, तो ये मामला यहां पर रैप अप नहीं किया जा सकता। इस मामले की जो फर्दर इंक्वायरी है वो FBI करेगी। तो तवक्कुआत 3 ये थी, बल्कि एक चौथी तवक्को भी थी इस फैसले के साथ, वो जासूसी के हवाले से थी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये जो 3 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई हैं, इन डायरेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग क्या देती है कि किस बुनियाद के ऊपर रेफरेंस को नाकाबिले समाअत करार दिया गया है, किस बुनियाद के ऊपर रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया, और किस बुनियाद पर इस मामले को फर्दर इंक्वायरी के लिए FBI के पास भेजा गया है। ये 3 तवक्कुआत थी। तो कल जो फैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें यह तो वाजे कर दिया गया है कि ये जो रेफरेंस नाकाबिले समाअत करार दिया गया, दरअसल इस रेफरेंस की तैयारी के जो मराहल थे वो कानून के मुताबिक नहीं थे, उसमें नकाइस रखे गए थे। यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि अगर ये रेफरेंस तैयार करने से पहले अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इजाजत ले ली जाती, वजीर आजम इमरान खान से परमिशन ले ली जाती, तो ये रेफरेंस कभी भी सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार नहीं देती। ये फैसले में नहीं लिखा गया, लेकिन उस फैसले का जो कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि अगर तमाम जिम्मेदारियां पूरी की जाती, ये रेफरेंस बनाने से पहले वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा जाता, इस रेफरेंस की तैयारी के हवाले से आगाह किया जाता, सदर मुमलिकत को बताया जाता, तो शायद ये रेफरेंस कलअदम करार नहीं दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि रेफरेंस बनाने से पहले किसी किस्म की इजाजत ना वजीर आजम इमरान खान से मांगी गई, ना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मांगी गई। आगे जो कहा गया है कि रेफरेंस क्यों कलअदम करार दिया, इसकी वजह माफ कीजिएगा, इसकी वजूहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताई गई है कि क्योंकि जो सुपर स्ट्रक्चर था, जो फाउंडेशन था रेफरेंस की तैयारी का, वही नकाइस पर मबनी था, उसमें जो है वो खामियां मौजूद थी। तो उस सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो बिल्डिंग बिल्ड की गई है वो भी किसी तरह से कायम नहीं रखी जा सकती, लिहाजा इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। तीसरा जो मामला है कि FBI को यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा, क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के वकील और अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जिस तरह से मौक़िफ़ अदालत में पेश किया गया था, उसमें यह कहा जा रहा था कि यह मामला FBI के पास नहीं जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस केस में बताए गए हकाइक का फैसला करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया, लेकिन लंदन जायदादों का जो मामला है कि किस तरह से खरीदी गई, उसके लिए पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, इसकी मनी ट्रेल क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो ये तहकीकात के लिए FBI को भेजा गया। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग ये दी है कि जो जज होता है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, उसकी चाहे अहलिया हो चाहे बच्चे हो, जो इनकम टैक्स का कानून है वो ये कहता है कि हर शख्स को, हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपने
बच्चों और अपनी अहलिया के असासों के हवाले से बताना होता है। तो इसलिए मामला जो है वो भेजा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज की मलकियत जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से एक्सेप्ट नहीं की गई। लेकिन ये जरूर एक्सेप्ट किया गया कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के नाम है, तो लिहाजा बेहतर यह होगा कि इस मामले की पहले एफबीआर से इंक्वायरी कर ली जाए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि इस फैसले पर खुशी किसे मनानी चाहिए? खुशी वफाकी हुकूमत को मनानी चाहिए, वजीर आज़म इमरान खान को मनानी चाहिए, वजीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना को मनानी चाहिए। क्योंकि यह फैसला जब मुख्तसर फैसला जारी किया गया तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर इस फैसले में जासूसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिख दिया तो वजीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि यह फैसला 19 जून के फैसले का तसलसल है, इसमें कुछ भी हुकूमत के खिलाफ नहीं लिखा गया, इसमें कुछ भी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ नहीं लिखा गया, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें इसमें जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ गई थी, जो मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को सुनाया था। और यह तफसीली फैसला 19 जून के फैसले का तसलसल है। तो खुशियां और भंगड़े मिठाइयां अगर तकसीम करनी चाहिए तो वो हुकूमत को तकसीम करनी चाहिए कि बदनीयती साबित भी नहीं हो सकी, इसमें जासूसी साबित भी नहीं हो सकी, और जितने एलिगेशन थे वो साबित नहीं हो सके। एक एलिगेशन जैसे काजी फाइसा का साबित हुआ कि ये रेफरेंस नाकाबिले समात है और इस रेफरेंस में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। और आप नाज़रीन को अगर याद हो कि जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात आया था, फिर जस्टिस काजी फाइसा और वकला बरादरी की जानिब से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, तो मैंने ये वाजे किया था कि इस रेफरेंस की तैयारी में बहुत सारे नकाइस रखे गए हैं और किसको फायदा पहुंचाने के लिए रखे गए हैं इसका मैंने आपको कहा था कि ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ये रेफरेंस शहजाद अकबर की जानिब से तैयार किया गया है, एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से तैयार किया गया है और वजारत कानून वजीर कानून की जानिब से तैयार किया गया है। तो इस फैसले में ये बात तो वादे हो चुकी है कि रेफरेंस बनाते हुए शहजाद अकबर, एसेट रिकवरी यूनिट और वजारत कानून की जानिब से इसमें गलतियां और नकाइस रखे गए हैं। और आप नाजरीन भी, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी है कि अगर आपने अपना घर बनाना हो, उस घर की अगर बुनियादों को दुरुस्त ना रखा जाए तो उसके ऊपर जब आप घर बनाते हैं, बुनियादें अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो वो घर जो है वो जमीन बोस हो जाएगा, उस घर को बरकरार रखना मुश्किल होगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम मरियम नवाज साहबा से छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि कल मुख्तलिफ टीवी चैनल पर ये खबरें चली कि रेफरेंस जो है इसमें बदनीयती भी साबित हो चुकी है, जस्टिस काजी फाइसा के तफसीली फैसले में इसमें जासूसी भी साबित हो चुकी है। खास तौर पर समा टीवी की खबर का जिक्र किया गया तो समा टीवी ने तो अपनी खबर वापस ले ली कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी खबर से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, हम अपनी खबर वापस लेते हैं। तो अब मरियम नवाज साहबा को भी जो उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें तमाचे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, मेरे ख्याल बड़ापन यह है कि अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि टीवी चैनल पर जो टिकर चले उसी का स्क्रीनशॉट लेके मरियम नवाज साहबा ने उसे शेयर कर दिया। उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा होगा, फैसला उनके पास नहीं होगा, लेकिन टीवी चैनल की खबर पर उन्होंने इन्हिसार किया, उस पर यकीन किया और वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। अब मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि अपनी गलती का एतराफ करें और अपना किया गया ट्वीट जो है उसे या तो लाताल्लुकी का इजहार करें या उसे ट्वीट को वापस ले लें, उसे कोर्ट रीट्वीट करके। नईम बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से क्या कहते हैं? कल यह फैसला जारी किया गया, जस्टिस काजी फाइसा केस का तफसीली फैसला। नईम बुखारी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट से अलग खुद को किस तरह से रख सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पनामा केस में वजीर आजम इमरान खान के मुकदमे को एक्सेप्ट किया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और नवाज शरीफ के खिलाफ जो उनके माली मामला थे उनकी तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई। और आज नवाज शरीफ को जिस किस्म के अदालती कार्रवाई का सामना है, जिस किस्म के इश्तिहारी होने की कार्रवाई का सामना है, ये सारे उसी मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हैं। नईम बुखारी साहब ये भी कहते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने वजीर आजम इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बड़े अहम भी हैं, बड़े अहल भी हैं, बड़े ऑनेस्ट भी हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आ सकता है जिसे हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिसे पसंद नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमें सुप्रीम कोर्ट का चाहे जैसा भी फैसला है उसे इख्तलाफ करें, उसे पसंद ना करें, हमें वो फैसला कबूल करना ही करना है। और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के नईम बुखारी साहब ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। क्या हम बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकते हैं? क्या हम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकते हैं? तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए तो हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और जो भी फैसला है उसके सामने सर हमें तस्लीम करना चाहिए, ये नईम बुखारी साहब कहते हैं। अगला जो बात है, जैसे मैंने बताया कि क्या लंदन जायदादों की खरीदारी का जो चैप्टर है क्या वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है? क्योंकि मैंने जो नाजरीन के जो कमेंट्स पढ़े हैं उसमें ये इजहार किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज को बचा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि ये लंदन जायदादों की जो खरीदारी का जो चैप्टर है ये अभी क्लोज नहीं हुआ। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें लंदन जायदादों की खरीदारी का जो मामला है वो FBI को भेजा गया था। 75 दिन दिए गए थे FBI को इस सारे मामले पर तहकीकात करने के लिए। 75 दिन के बाद FBI ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके एक कॉपी जो है वो तो अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को भिजवा दी है और दूसरी जो कॉपी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा हो चुकी है। अब 2 जगहों पर लंदन जायदादों की जो खरीदारी का मामला है ये चलेंगे, ये दोनों चीजें चलेंगी। एक FBI में चलता रहेगा। गो के रिपोर्ट आ चुकी है FBI की और 3.5 करोड़ जुर्माना जो है इस लंदन जायदादों की खरीदारी के मामले पर किया जा चुका है अहलिया जस्टिस काजी फाइसा पर। लेकिन अभी FBI में भी ये मामला खत्म नहीं हुआ। अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अपील दायर की जाएगी। FBI के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अलग फोरम से यह मामला पाकिस्तान की अदालतों में मुख्तलिफ फोरम पर चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इस मामले का जायजा लेगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जायजा लेने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो सीनियर जज होगा वो FBI की इस रिपोर्ट का अकेले जायजा लेगा और ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सौंपी जाएगी। क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, कोई मवाद आता है, तो सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मेंबर होगा वो उस कंप्लेंट का, उस मवाद का जायजा लेगा और अगर उसमें कोई कार्रवाई बनती हुई तो फर्दर कार्रवाई के लिए उस मवाद को, उस कंप्लेंट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने लगाया जाएगा। तो लंदन जायदादों की खरीदारी का जो चैप्टर है वो फिलहाल अभी क्लोज नहीं हुआ। ये मामला अभी चलता रहेगा लेकिन 2 फोरम पर चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, क्योंकि और ये मैं यहाँ पर जो बात करूंगा मेरे नाज़रीन मेरे साथ इख्तलाफ भी करेंगे लेकिन इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि मैंने कहा क्या है, मैंने बताने की क्या कोशिश की है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि मेरे नाज़रीन का हक है। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से नाज़रीन ये बात करना चाहूँगा कि आपके सामने कभी यह खबर किसी रिपोर्टर ने शेयर नहीं की होगी कि जब नैब ने हुदैबिया पेपर मिल के फैसले के खिलाफ 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो ये अपील उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्यों नहीं सुनी, क्योंकि वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। मुकदमात लगाने का अख्तियार उनके पास है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बहुत सारे केसेस अपने पास लगाए, फेक अकाउंट का केस अपने पास लगाया और इस तरह के सियासी नोयत के केसेस ज़्यादातर जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब खुद सुनते थे। आखिर क्या वजह थी कि साकिब निसार साहब ने ये मुकदमा अपने सामने क्यों नहीं लगाया, क्यों इस फैसले को सुनने से जो है वो इनकार किया गया साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने इस फैसले को आसिफ सईद खोसा साहब के पास भेजा था, उनके चैम्बर में भेजा था कि आप ये हुदैबिया पेपर मिल केस का सुने, लेकिन चैम्बर में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से इस फैसले को सुनने से इनकार कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर साकिब निसार साहब की जानिब से इसी फैसले को हुदैबिया पेपर मिल की अपील को जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बेंच में लगा दिया गया। जब यह मुकदमा जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बेंच में लगा, 3 रुकनी बेंच ने इस पर जब समाअत का आगाज किया तो अदालत में बैठे बैठे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह केस सुनने से इनकार कर दिया। ये नहीं कहा कि मुझे साकिब निसार साहब ने यह केस भिजवाया है, बल्कि ये कहा गया आसिफ सईद खोसा की जानिब से कि मेरे ऑफिस को पता ही नहीं है कि मैं हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से पनामा केस में क्या ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं, तो लिहाजा मैं ये केस सुनना मेरा नहीं बनता, मैं ये केस सुनने का अहल नहीं हूं। जबकि इस किस्म की कोई भी कदगन ना अपना साकिब निसार साहब पर थी, ना उमर बंदियाल साहब पर थी, ना इजाजुल हसन साहब के पास थी। फिर क्या वजह है कि ये केस जो है वो जस्टिस काजी फाइसा के पास लगा दिया गया? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी ये 2003 में खरीदी गई, 2013 में खरीदी गई, लेकिन ये फैसला ये अपील जो है वो काजी फाइसा के साथ जस्टिस मुशीर आलम के साथ लगा दी गई। नाज़रीन, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर किसी डॉक्टर के पास अपना कोई बंदा लेके जाते हैं और वो रास्ते में जाते हुए दम तोड़ जाता है तो डॉक्टर लाख कोशिश कर ले उस मरीज में, उस पेशेंट में या उस डेड बॉडी में जान नहीं डाल सकता, उसे दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता। तो ये मुकदमा एक ऐसा मुर्दा मुकदमा था जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने से पहले ही मुर्दा हो चुका था और चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ये समझते थे कि इस केस को जिंदा नहीं किया जा सकता, ये केस अपनी मौत मर चुका है। क्योंकि 2014 में उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, जिसे नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी के जो अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह, उनकी मुशावरत से कमरुज़्ज़मान चौधरी को लगाया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कमरुज़्ज़मान चौधरी ने अपील दायर नहीं की थी और 3 साल तक ये केस जो है वो नैब में ही गलता सड़ता रहा। और फिर जब ये मामला पनामा के बाद सामने आया तो फिर दोबारा से ये बातें होने लगी कि इस पर अपील दायर होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में जो पनामा का मुकदमा था कोई डायरेक्शन नैब को जारी नहीं की थी कि आप अपील लाजमी दायर करें, लेकिन उस प्रेशर के ऊपर नैब ने वो अपील दायर कर दी
साकिब निसार साहब ने सुनने से इनकार कर दिया, आसिफ सईद खोसा साहब ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि इस फैसले को अगर वो सुनेंगे और ये फैसला ये अगर इस अपील को हम सुनेंगे तो ये अपील अल्टीमेटली हमें डिसमिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम बार हो चुकी है, ये लिमिटेशन क्रॉस कर चुकी है, तो हमें ये डिसमिस करना पड़ेगी और ये फैसला किसी तरह से भी हमारी जो रेपुटेशन है उसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। आसिफ जब ये अपील लगाई गई काजी फाइसा और मुशीर आलम साहब के पास, तो वही नतीजा निकला जो नतीजा अगर ये आसिफ सईद खोसा के पास लगाया जाता, साकिब निसार के पास लगाया जाता, तो यही नतीजा निकलना था। लेकिन उन दो जजों ने कमाल समझदारी के साथ, कमाल होशियारी के साथ जो है ये मामला काजी फाइसा साहब और मुशीर आलम साहब के पास भेज दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी राय देते हैं कि अगर नवाज शरीफ की तैयार साजिश केस की जो अपील है वो 9 साल 10 साल के बाद सुनी जा सकती थी, तो ये हुदैबिया पेपर मिल की अपील 3 साल के बाद क्यों नहीं सुनी जा सकती थी। ये एक आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल दुरुस्त है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के बाद इस अपील को नहीं सुना। इस हवाले से कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि रियासत की सबसे प्राइम जिम्मेदारी होती है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई मुकदमे का फैसला रियासत के खिलाफ आता है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई शहरी है, चाहे वो जैसा भी है, अगर शहरी की जानिब से अपील मुकर्ररा मुद्दत में दायर नहीं की जाती और वो उसकी जस्टिफिकेशन दे देता है तो उसकी अपील को अलाउ किया जा सकता है। और यही असूल रियासत की अपील के हवाले से भी है कि रियासत अगर जस्टिफिकेशन दे देती है कि ये अपील क्यों नहीं दायर की गई तो उसे भी अदालत एक्सेप्ट करती है। बड़ा खौफनाक किस्म का यह हुदैबिया पेपर मिल का केस था। नवाज शरीफ की अपील को त्यारा साजिश केस में इसलिए सुना गया था क्योंकि उन्हें मुशर्रफ ने एक लेटर दिया हुआ था नवाज शरीफ को, और वो लेटर ये था कि आप 10 साल मुल्क से बाहर रहेंगे, जलावतनी की जिंदगी आप गुजारेंगे। और वही लेटर ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया जिसमें यह बताया गया कि 8 साल 9 साल 10 साल तक अपील दायर नहीं की गई। ये वो लेटर है, ये वो मुआहदा है जो परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा हुआ था, जिसके तहत हमें 10 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया गया, हमें जला वतन कर दिया गया, तो हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं दायर कर सकते थे, तो लिहाजा हमारी अपील को एक्सेप्ट किया जाए। इस जस्टिफिकेशन को चाहे जो भी हालात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां पर नैब की जानिब से कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन पेश नहीं की गई कि 3 सालों के बाद हुदैबिया पेपर मिल केस में यह अपील क्यों दायर की गई। नैब का वकील सिर्फ यही कहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता था कि हमें यह दिखा दें कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किधर है जहां ये अपील दायर करने का कहा गया है, तो उसके पास, नैब के वकील के पास, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म होता था, ना ही कोई ऐसा मवाद होता था जिससे वो साबित कर सके कि ये अपील दायर करने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी खबरें, फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।